नमस्कार, शहरनामा में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज यादव सिंह को फिर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि केंद्र की चिट्ठी का जवाब 1 हफ्ते के अंदर दे देंगे। आपको बता दें कि कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई। कोर्ट ने पहले ही सरकार से पूछा था कि क्यों न मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए, जिसके बाद राज्य सरकार ने केस की न्यायिक जांच करवाने का फैसला कर लिया और इसके लिए जस्टिस वर्मा कमेटी गठित कर दी। और इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने हलफनामा दायर कर इस बीच केंद्र सरकार ने 24 फरवरी को काले धन पर गठित कमेटी के आदेशानुसार राज्य सरकार को यादव सिंह के केस से जुड़े सभी कागजात सीबीआई को जांच के लिए सौंपने के निर्देश दिए। और इस मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार यादव सिंह केस के कागजात सीबीआई को सौंपने को लेकर चुप है। अमिता पारुल जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। अमिता, ये बताइए कि आप किस तरीके से इस मामले को टेक किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से? बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस तरह से शुरुआत से राज्य सरकार अपने आप को ये जताती रही है कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरत रही है और जिस तरह से कमेटी गठित कर दी गई थी पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में, उसके बाद राज्य सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा। आज जब सुनवाई हुई तो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से ये भी बताया कि जिस तरह केंद्र की तरफ से पत्र भेजकर जवाब मांगा गया था यादव सिंह के मामले में, फिलहाल 1 हफ्ते में उसका जवाब राज्य सरकार देने वाली है। और सीबीआई जांच को लेकर क्या कुछ रुख है कोर्ट का, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले की 20 अप्रैल को होनी। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए अमिता बहुत बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद में घर में आग लगने से 2 बच्चों सहित महिला की मौत हो गई है। मेजा थाना क्षेत्र के बसुंदर कला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद से आ रही, जहां पर घर में आग लगने से 2 बच्चों सहित महिला की मौत हो गई है। मेजा थाना क्षेत्र के वसुंधरा कला गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि घर में आग कैसे लगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इसके चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। बांदा के इलाहाबाद बैंक में 15 लाख का घोटाला सामने आया। इस सिलसिले में हेड कैशियर को सस्पेंड करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामला गूलर नाका की मुख्य शाखा का है। बड़ी खबर बांदा से, जहां पर इलाहाबाद बैंक में 15 लाख के घोटाले का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में हेड कैशियर को सस्पेंड करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामला गूलर नाका की मुख्य शाखा का है। यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। यूपी सरकार जल्द ही 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी। हर एक 4 किलोमीटर के रेडियस या 8 किलोमीटर की दूरी पर एक गेहूं खरीद केंद्र बनाया जा रहा है। पूरे राज्य में 9 एजेंसियों की मदद से 5000 खरीद केंद्रों पर किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा। इसी के साथ वित्त आयोग की सिफारिशों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वन विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। इसी के साथ लेखा, उर्दू और हिंदी के सचिवालय संवर्ग को राजपत्रित का दर्जा मिलेगा। साथ ही सोलर पार्क के लिए एएमयू की मॉडल को मंजूरी मिल गई है। 1450 रुपए के रेट से 30 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य है और हमको विश्वास है कि पूरे मेहनत के साथ हम लोग और सारी एजेंसियां जो क्रय में लगी हुई हैं वो खरीद करेंगी और लक्ष्य की प्राप्ति भी करेंगी। किसानों को उनकी फसल का भरपूर और उचित मूल्य मिलेगा। कोई विशेष नहीं रहा है। वन विभाग की पत्रावली का था, नियमावली का था, उसको बनाने की बात हो गई है। हाँ, उसको तय किया है और गेहूं खरीद होगी। सरकार जगह जगह जहां गेहूं की ज्यादा है वहां स्थापित करेगी। डीएम के रिकमेंडेशन में होगी, इसलिए गेहूं खरीद में कोई दिक्कत न होने पावे, इसकी पूरी व्यवस्था कैबिनेट में की गई है। अब आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं, विपक्ष का आरोप लगाना है तो लगाते ही रहते हैं, उनको कोई दिक्कत है। शिक्षा में बढ़ोतरी थोड़ा सा वैसा जो आज वक्त को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश की थोड़ा सा एक जो बढ़ रहा है, इंग्लिश हर कल्चर बढ़ रहा पूरे देश में दुनिया में, उसी को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षकों अपने टीचर्स को हम प्रशिक्षित करेंगे, मॉडल स्कूलों में पढ़ाएंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मॉडल स्कूल बने थे और जो उत्तर प्रदेश के 680 ब्लॉकों में थे और उसका बजट वहां 0 कर दिया है इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इस पूरे मामले पर बीजेपी का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। देखिए, सरकार किस तरह कंफ्यूज है। जब सत्ता में आए थे, इसी मार्च के महीने में जब सत्ता में आए थे तो लक्ष्य किया 60 लाख, खरीद किया 45 लाख मीट्रिक टन और आज
जब आप दावे कर रहे हैं कि हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसानों का संरक्षण कर रहे हैं, तो लक्ष्य ही 30 लाख का किया है, तो खरीद कितनी होगी? स्वाभाविक रूप से जैसे योजनाओं में सरकार बैकफुट पर होती है, वैसे काम काज में भी सरकार का कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है और आत्मविश्वास की कमी के कारण लक्ष्य आधा कर दिया। अरे लक्ष्य तो बड़ा रखते, या तो दावे नहीं करते आप, और अगर दावे कर रहे हैं तो लक्ष्य तो बड़ा रखिए। यूपी में पुलिस भर्ती में घोटाले के आरोपों पर मंत्री शिवाकांत ओझा ने सफाई दी। उन्होंने कहा भर्ती प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है और सूबे के सभी इलाकों से लोगों को मौका मिला है। उन्होंने कहा कि जो लोग भर्ती नहीं हो पाए वही आरोप लगा रहे हैं। तो ये कहा है जो प्रक्रिया है वो दरअसल सही चल रही है, क्योंकि इसमें ये कहा गया था, जो पीड़ित पक्ष है ये कहा जा रहा था कि जो लोग एक तरीके से जो मेरिट में नहीं है उन्हें पोस्टिंग दी जा रही है, और इसी बात को लेकर जगह जगह हंगामा भी हुआ था। ये कहा गया था कि जो मेरिट में है एक तरीके से उनको वरीयता नहीं दी जा रही है, जो लोग नहीं है उनको वरीयता दी जा रही है, जिस पर अब कहा जा रहा है सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है। तो ये पूरा मामला अब राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर पुलिस भर्ती में घोटाले का आरोप लगाया है। एक बार फिर पुलिस में भर्ती को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल इस तरह से जो भर्ती में लड़के शामिल आए थे उन्होंने आरटीआई लेकर के बाकी सारे मामलों का हवाला दिया कि कापियों पर व्हाइटनर लगाए गए। अगर ये सारे सवाल उठ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि बगैर सर्वोच्च सत्ता के संरक्षण के ये संभव नहीं हुआ, और अगर ये सब हो रहा है तो सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। लखनऊ में आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 105वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर राज्यपाल राम नाईक ने लखनऊ में उन्हें श्रद्धांजलि दी, और इस मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कार्यकर्ता नारे लगाने से ज्यादा लोहिया के विचारों पर जोर दें। उन्होंने कहा कि नौजवानों तक समाजवादी योजनाओं को पहुंचाने के लिए एक ऐप लाएंगे जिसके जरिए उन्हें जानकारियां मिलेंगी। वहीं एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो सिर्फ नारे न लगाएं, लोहिया के सिद्धांतों और विचारों को समझें। मुलायम ने कहा कि समता और संपन्न समाजवाद की पहचान है। लोकसभा के लिए 3 स्थानों पर उपचुनाव होने थे, तो लोहिया जी ने अपनी वैचारिक पद्धति के काम करने के ढंग के साथ विपक्ष को साथ में कैसा लाया जाए, इसकी जो लोहिया जी की सोच थी, और इसलिए मैं तो लोहिया जी को विपक्ष की एकता के शिल्पकार मानता हूं। आज हम डॉक्टर लोहिया जी को याद कर रहे हैं। हालांकि मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने विचारों को लेकर के, समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के और तमाम तरह के जो समाजवादी रास्ते थे उन पर अपनी बात रखी है। जानबूझ करके भाषण नहीं दे रहा हूं। मैंने कल पूरे दिन पन्ना पलट के एक पुस्तक देखी जो कैप्टन साहब ने लिखी है। बहुत अच्छी किताब है और इतना अच्छा लिखा है जो आगे आने वाले हमारे नौजवान हैं जो राजनीति करेंगे उनके लिए किताब बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें पढ़ना चाहिए। इधर सुल्तानपुर में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन काफी चौकन्ना है। धनपतगंज में 4 पक्षियों की मौत के बाद प्रशासन ने 2 पक्षियों के सैंपल भोपाल बर्ड फ्लू लैब भेजे थे। पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने 10 टीम भेजकर प्रभावित गांवों के 39 पोल्ट्री फार्मों की चेकिंग कराई। अभी तक किसी भी पक्षी में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले हैं। फिलहाल 10 किलोमीटर तक के एरिया को सर्विलांस पर रखा गया। प्रशासन की टीम कूड़ेभार और दुबेपुर गांव की 73 पोल्ट्री फार्म्स को भी चेक करेगी। वहां की रिपोर्ट कल शाम को हमें भारत सरकार के माध्यम से मिली है, जिसमें इन दोनों जंगली कौवों में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव लक्षण पाए गए हैं। इसलिए प्रशासन ने तत्काल 10 टीमें गठित करके धनपतगंज और बल्दीराय ब्लॉक में जो 39 पोल्ट्री फार्म्स है उन सब की हमने कल रात भर में चेकिंग करा ली है और सभी की रिपोर्ट हमारे पास ये आई है कि कहीं भर
भी या तो ओनर्स में या फिर पक्षियों में फिलहाल बर्ड फ्लू के कोई सिम्टम या कोई मृत्यु नहीं पाई गई है। रायबरेली ट्रेन हादसे की जांच के लिए रेलवे की तरफ से 4 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंच गई। रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर डीके सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई समिति को 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। टीम ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के इंजन के साथ साथ डिब्बों का भी गहराई से निरीक्षण किया। बिजली कंपनी ने एटीसी लॉस की सूचना जारी की, जिसमें पेश आंकड़ों से साफ है कि यूपी के वीवीआईपी जिलों में सबसे ज्यादा बिजली चोरी हो रही है। देखा जाए 2009 के मुकाबले 2014 के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा बिजली चोरी हो रही है। इटावा मैनपुरी में भी एटीसी लॉस 58 से 60% के बीच है। बिजली चोरी में इटावा रामपुर भी अव्वल है। वहीं रामपुर में एटीसी की स्थिति 49.01% और आजमगढ़ में 56.81% है। तो वहीं शामली में 51.67, भीमनगर में एटीएस की लॉस लगभग 58%, तो वहीं गाजियाबाद में एटीएस लॉस सबसे कम 7.5% है। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में बिजली चोरी के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए गए, लिहाजा आंकड़ों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। चोरी राज्य में जो बिजली का वितरण है एक बड़ी समस्या है और स्वाभाविक रूप से उन जिले और उन प्रभावशाली व्यक्तियों के संसदीय क्षेत्र में अगर बिजली की चोरी अधिक हो रही है तो ये तो सवाल सचमुच बड़ा गंभीर है। सरकार दावे पर दावे कर रही है। एक तरफ उन जिलों को तो ये 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं, प्रायोरिटी पर बिजली देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन जिलों में सर्वाधिक लाइन लॉस, बिजली चोरी के मामले आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से बिजली पर हर व्यक्ति का बराबर का राज्य में अधिकार है। शहीदी दिवस के मौके पर रायबरेली के मुंशीगंज स्थित शहीद स्मारक में 3 दिवसीय मेले के आयोजन किए जा रहे हैं। संजीवनी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कराए जा रहे इस मेले का शुभारंभ नगर विकास मंत्री आजम खान करेंगे। मेले में कवि सम्मेलन के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। 24 मार्च को स्वास्थ्य शिविर, महिला सशक्तिकरण सम्मेलन और किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की गोष्ठी आयोजित होगी, जबकि 25 मार्च को छात्र छात्राओं की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी और उन्हें शिक्षा मंत्री शिवाकांत ओझा सम्मानित करेंगे। आज शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस है, लेकिन राजधानी लखनऊ में इन शहीदों की याद में बन रहा स्मारक भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। राजधानी में पिछले 14 साल से बन रहा शहीद स्मारक अभी तक नहीं बन सका है। पिछले 14 साल में कई सरकारें सूबे में बदल गईं, अधिकारी बदल गए, लेकिन ये स्मारक बनकर पूरे नहीं हो पाए। इससे भी शर्मसार करने वाली तो ये बात है कि केवल 4 लाख रुपए की कमी के कारण ये स्मारक पूरे नहीं हो पाए और इस अधूरे स्मारक को देखकर स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। उन लोगों का कहना है कि सरकार के पास फंड की कमी हो तो स्थानीय लोग अपने चंदे से इस स्मारक का निर्माण पूरा करा देंगे। ये बहुत ही शर्मनाक है। एक कहावत है कि जिस मुल्क में नायकों की कद्र नहीं होती है उस मुल्क में कभी नायक पैदा नहीं होते हैं। आज राम मनोहर लोहिया जी का भी है और आप देखिए कि पूरा प्रदेश का जितना भी जिम्मेदार अधिकारी हैं सारे वहां पर हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक नुमाइंदा, इवन जिला अधिकारी को भी इतना समय नहीं था कि यहां सुबह सिर्फ झाड़ू लगवा देते। अपनी उपस्थिति तो दूर है, झाड़ू लगवा दिए थे। हम लोग आए हैं तब सफाई करवाई है, तब यहाँ पे चीजें हटवाई हैं। तो शर्मनाक तो है। भावी युवा पीढ़ी इससे क्या सबक लेगी? पूरी तरह से गलत है और इसको राजनीतिक दृष्टि से और जो कांग्रेस के अलावा जो दूसरी सरकारें आई उन्होंने तमाम मुद्दों पे काम तो किए, लेकिन इन शहीदों के लिए जो कांग्रेस की अंदरूनी नीति थी उसी को ये कैरी फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं इतिहास में। शहीद भगत सिंह जी कांग्रेस के कुछ तथाकथित नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ नेताओं के कारण से ही उनको शहीद होना पड़ा था। समाजवाद के राज में जिस तरीके से सूबे में एक बार फिर से अश्लीलता सामने आई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर तो कुछ तस्वीरें हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें भोजपुरी गायकों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होना था, लेकिन मंच पर जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो शर्म और संस्कृति की हर हदें पार हो गई। भाई जगदीश अजहरी जी का, जिन्होंने
देवरिया में 3 दलित छात्राओं की हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी राज कोकिल को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक सोनू ने एक तरफा प्यार में एक लड़की की हत्या की थी और बाद में सबूत मिटाने के लिए बाकी 2 लड़कियों की भी हत्या कर दी। ललितपुर जिले में सरकारी स्कूलों के 1000 शिक्षकों को बीएसए ने नोटिस भेजा है और स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता पर एक तरह से कार्रवाई करने की बात की है, क्योंकि सही तरीके से सही मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है। ललितपुर जिले में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सबका दायित्व नाम से पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इस अभियान की शुरुआत 1 फरवरी से की गई थी, जिसमें स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के हिसाब से शिक्षकों की दक्षताएं तय की गई थी, लेकिन दक्षताएं पूरी न होने पर बीएसए ने शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। ललितपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुसार पहले नोटिस के बाद अगर शैक्षणिक स्तर में सुधार नहीं होता तो दूसरा और तीसरा नोटिस भेजा जाएगा और अगर इसके बाद भी नहीं सुधार होता है तो चौथे नोटिस पर शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। वहीं अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाएगा। ये शैक्षिक गुणवत्ता अभियान शिक्षा सबका दायित्व के तहत माननीय आयुक्त महोदय ने झांसी मंडल झांसी में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत सारे जिलों में शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जितने भी हमारे निरीक्षणकर्ता अधिकारी हैं वो विद्यालय पहुंचकर रैंडम आधार पर 5 बच्चों का सिलेक्शन करते हैं और उनसे कुछ पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के जवाब के आधार पर विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता पर जो है विचार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा के परिणाम में धांधली को लेकर छात्रों ने फतेहपुर डीएम ऑफिस परिसर में जमकर हंगामा किया। एफिडेविट में उन्होंने स्वीकार किया अपनी गलती की नहीं हमारी ऐसी गलती हो गई। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन हो चुका है। कोर्ट को ये आश्वासन किया कि हम ऐसे लड़कों का अयोग्य घोषित करते हुए इनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करेंगे, उनको बाहर किया जाएगा। इसके बाद भी क्या किया पुलिस भर्ती बोर्ड ने? इसके बाद भी उन्होंने कोर्ट में मामला लंबित होने के बाद कोर्ट में डेट लगी भी हुई है, जल्दबाजी में उन्होंने अपना परिणाम घोषित कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और यूपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने माता विंध्यवासिनी के मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान बीजेपी के कई नेता भी मौजूद थे। पूजा पाठ करने के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव के बयान पर बोलते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भगवा राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए ये कहा कि बीजेपी इस मामले को प्रमुखता से उठा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले दिनों बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि भगवा पहने वाले लोगों में झगड़ा कराते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार ने न गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। सरकार न धान के खरीद केंद्र खोले, न गेहूं के खरीद केंद्र खोले, न कृषि मूल्य आयोग का गठन किया, न किसान का कर्जा माफ किया। और अब ओला और अतिवृष्टि से मरे हुए किसान के जले पर नमक छिड़क रही है 50% बताकर और बात करती है कि सब केंद्र सरकार दे। केंद्र देगा जितनी आवश्यकता होगी। मैं आरोप लगा रहा हूं समाजवादी पार्टी की सरकार पर 345 करोड़ रुपया इसके पास प्राकृतिक आपदा में सहायता का बचा पड़ा है। किसान को मुआवजा दो 6,000 से लेकर 15,000 रुपए हेक्टेयर का। भदोही जिले में नकली सोने पर गोल्ड लोन देने का मामला सामने आया। भदोही के स्टेट बैंक ने साल 2012-13 में 88,32,000 का एक गोल्ड लोन पास किया था, लेकिन बाद में जब सोने की जांच की गई तो जांच में सोना नकली निकला और अब मामले में 25 लोन धारकों और 2 बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जौनपुर की एक बेटी जिले का नाम रोशन करने जा रही है। चितौड़ी गांव की रहने वाली 18 साल की दीक्षा मिस इंडिया बनने की दौड़ में शामिल हो गई है। दीक्षा पिछले साल मिस गोवा चुनी गई थी और मिस इंडिया की दौड़ में शामिल दीक्षा सिंह फिलहाल 4थे नंबर पर है। दीक्षा के गांव के लोग उनकी सफलता के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। संसार सारम